पिछली क्लास में हमने पहला अध्याय शुरू किया था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। उसके अंदर शुरू करने के बाद में संतुलित आहार पढ़ लिया था और संतुलित आहार के प्रमुख तत्व थे वो भी पढ़ लिए थे। उसके बाद में उनकी कमी से जो कुपोषण हो रहा था उसको शुरू किया था। कुपोषण में 3 प्रकार के कुपोषण पढ़े, उनमें से पहला विटामिन कुपोषण था, उसको विस्तृत पढ़ लिया था। और अब है दूसरा प्रोटीन कुपोषण। विटामिन कुपोषण के अंतर्गत विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षणों का अध्ययन किया था। दूसरा जो प्रोटीन कुपोषण है, इसके अंतर्गत जो पोषक तत्व के अंदर प्रोटीन था उसकी कमी से जो रोग होगा उन रोगों का अध्ययन करेंगे। और प्रोटीन की कमी से पोषण के अंदर प्रोटीन कुपोषण होता है। प्रोटीन कुपोषण से मुख्यतया 2 रोग होते हैं। पहला रोग, दोनों रोगों के नाम उनके लक्षण पढ़ेंगे। पहले रोग का नाम है क्वाशियोर। ये रोग का नाम है जो कि प्रोटीन कुपोषण का रोग है। इसका दूसरा रोग प्रोटीन कुपोषण की वजह से होता है, उसका नाम है मेरास्मस। ये प्रोटीन कुपोषण की वजह से होने वाला दूसरा रोग है। ये 2 रोग होते हैं। तो पहले रोग को लेते हैं क्वाशियोर। पोषण के अंदर यदि केवल प्रोटीन की कमी आ रही है, तो क्वाशियोर नामक रोग होता है। केवल प्रोटीन की कमी आ रही है तो ये मुख्यतया बच्चों के अंदर होता है, विशेष करके किशोरावस्था में जब शरीर की वृद्धि अत्यधिक तीव्र अवस्था में होती है तब। और दूसरा गर्भवती महिलाओं के अंदर, गर्भवती महिलाओं में भी इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। अब इस रोग के लक्षण कौन से, कैसे पता चलेगा कि क्वाशियोर नामक का रोग हो रखा है, उसके लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण, बच्चे का पेट फूल जाता है, फूल करके बाहर निकला हुआ रहता है। और बच्चे की भूख बहुत कम हो जाती है, उसको भूख लगती नहीं है, यानी भूख में कमी आ जाती है, पेट फूल करके बाहर निकल जाएगा, भूख में कमी आ जाएगी। तीसरा, उसके स्वभाव को देखते हैं, वो स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। चौथा एक और लक्षण होता है उसका, पेट फूलना, भूख में कमी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और उसकी त्वचा, स्किन जो होती है वो शुष्क हो जाती है, सूखती है, पीली हो जाती है, पीली पड़ के काली पड़ती है, काली पीली होकर के धब्बे बन जाते हैं उसके ऊपर और फटने लगते हैं। ये सारे लक्षण क्वाशियोर रोग के हैं जो प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में। उसके लक्षण में पेट फूलता है, भूख में बच्चे की भूख में कमी आ जाती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, त्वचा सूखकर काली पीली हो जाती है, उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं और वो फटने लगती है। दूसरे रोग के बारे में मेरास्मस। ये दोनों रोग एक जैसे ही होते हैं, बहुत
मामूली सी अंतर है। क्वाशियोर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मेरास्मस रोग के अंदर प्रोटीन की कमी तो होती है, प्रोटीन की कमी यहां पर भी होती है। इस प्रोटीन की कमी के साथ में ऊर्जा की कमी भी हो जाती है। प्रोटीन की कमी प्लस ऊर्जा की कमी, इन दोनों की शरीर के अंदर यदि कमी है तो उसकी वजह से मेरास्मस रोग हो जाएगा। अब इस मेरास्मस रोग के लक्षण देखते हैं। जो रोगी होगा उसके अंदर कैसे लक्षण दिखेंगे। सबसे पहला लक्षण मेरास्मस रोग का, इस रोग की वजह से जिस रोगी के अंदर जो रोग हो रहा है उसका शरीर एकदम से सूख जाएगा, शरीर सूख जाएगा, शरीर सूख जाएगा, उसकी त्वचा भी बिल्कुल शुष्क हो जाएगी, एकदम दुर्बल हो जाएगा। शरीर सूख जाएगा, वो खुद दुर्बल हो जाएगा, और जो उसकी आंखें होगी, आंखें कांतिहीन हो जाती है, आंखें कांतिहीन हो जाती है। कांतिहीन का मतलब होता है उसके अंदर चमक गायब हो जाती है, चमक रहित सी लगने लगती है, आंखें कांतिहीन हो जाती है और कांतिहीन होकर के अंदर की तरफ धसी हुई लगती है, अंदर धस जाती है। ये इस रोग के लक्षण है। शरीर सूख जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, आंखें कांतिहीन और अंदर धस जाती है। ये लक्षण मेरास्मस रोग के हैं, जो कि प्रोटीन कुपोषण की वजह से होता है। तो ये प्रोटीन कुपोषण कंप्लीट हो गया। दो तरह के रोग थे, क्वाशियोर और मेरास्मस, दोनों के नाम याद रखने हैं। फिर क्वाशियोर रोग के अंदर रोग का कारण क्या है? प्रोटीन की कमी। किसमें होगा? बच्चों में, महिलाओं में। लक्षण क्या है? पेट फूलना, भूख में कमी, सुबह में चिड़चिड़ापन, त्वचा शुष्क, पीली काली धब्बे पड़ने लगती है। दूसरा मेरास्मस, कारण क्या है? प्रोटीन की प्लस ऊर्जा की कमी। लक्षण क्या है? शरीर सूखकर दुर्बल, आंखें कांतिहीन और अंदर धस जाती है। दो कुपोषण कंप्लीट हो गए हैं। पहला विटामिन कुपोषण हुआ था और दूसरा हो गया है प्रोटीन कुपोषण। अब हम तीसरे कुपोषण की बात करेंगे। ये दोनों रोग थे, प्रोटीन कुपोषण के रोग हैं ये दोनों। तीसरा कुपोषण है, अब इसका तीसरा रोग नहीं है, इसका वापस कुपोषण आ रहा है, खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण नाम से ही पता चल रहा है, इस कुपोषण के अंदर, पोषण के अंदर, पोषक तत्वों के अंतर्गत खनिज तत्वों की कमी होगी, उसकी वजह से खनिज कुपोषण होगा। मुख्यतया इसके अंदर तीन प्रमुख खनिज तत्वों का वर्णन दे रखा है। तीनों की वजह से कौन कौन से रोग हो रखे हैं, वे रोग भी है। तो पहला लेते हैं इसके अंदर, खनिज कुपोषण के अंदर पहला तत्व लेते हैं लौह तत्व। लौह तत्व, अब लौह तत्व का हमारे शरीर में क्या कार्य है, उस कार्य के ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लौह तत्व की कमी होगी और जिस तत्व की कमी होगी उसकी वजह से संपन्न होने वाला कार्य प्रभावित होगा। लौह तत्व हमें पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर होता है रक्त। इस रक्त के मुख्यतया तीन भाग हैं, वैसे ऊपर दो भाग बना देते हैं, प्लाज्मा और कणिका है। कणिकाओं के अंदर जब वापस आते हैं तो एक तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक लाल रंग का वर्णक होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन के अंदर, खून के अंदर आरबीसी और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर लौह तत्व पाया जाता है। अब लौह तत्व की कमी होगी, इसका मतलब हीमोग्लोबिन प्रभावी होगा। हीमोग्लोबिन प्रभावी होगा तो सीधी सी बात है, हमारी जो त्वचा होगी उसमें रक्त की कमी होगी तो त्वचा पीली दिखेगी, चेहरा जो होगा वो भी पीला दिखेगा, और इस रोग का नाम हम कह सकते हैं एनीमिया। एनीमिया रोग कह सकते हैं, रक्त की
कैल्शियम। खनिज तत्व जितने भी होंगे हमारे शरीर के अंदर वो सभी आयनों के रूप में रहते हैं। सीधे तत्व शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। हम जो पोषण लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें सब्जियां या अनाज जो भी लेते हैं उनके अंदर ये लौह तत्व, कैल्शियम या आगे जो भी आएगा आयोडीन, सोडियम, ये सब आयनों के रूप में रहते हैं। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम, ये कैल्शियम का प्रतीक हो गया Ca, ये सीधा कैल्शियम नहीं दे करके प्लस प्लस यानी कैल्शियम 2+, ये 2+ ये आयन फॉर्म के अंदर है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, आयन के रूप में रहता है। अब कैल्शियम तत्व की यदि हमारे शरीर के अंदर कमी हो गई है, खनिज कुपोषण की बात कर रहे हैं और खनिज कुपोषण में भी कैल्शियम तत्व की बात कर रहे हैं, और कैल्शियम तत्व के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो जो हमारी हड्डियां होगी, सीधा प्रभाव अस्थियों के ऊपर पड़ेगा। अस्थियां या हड्डियों के ऊपर, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, अस्थियां कमजोर होगी और भंगुर प्रवृत्ति की हो जाएगी। भंगुर का मतलब है जल्दी से टूटने वाली, भंगुर प्रकृति की हो जाती है। अस्थियां कमजोर होगी, भंगुर प्रकृति की, हल्की सी चोट लगती है तो अस्थियां टूटने लगती है। ये कैल्शियम तत्व की कमी की वजह से होता है। तीसरे तत्व की बात करते हैं। तीसरा मुख्य तत्व ले लेते हैं आयोडीन। यदि हमारे पोषण के अंदर आयोडीन तत्व की कमी आ रही है, खनिज कुपोषण की बात कर रहे हैं, उसमें आयोडीन की बात कर रहे हैं, आयोडीन की कमी आ रही है तो आयोडीन का सीधा संबंध हमारी थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है, थायराइड ग्रंथि से संबंध आयोडीन का होता है। और जैसे ही आयोडीन की कमी होती है, थायराइड ग्रंथि की जो क्रिया होगी, थायराइड ग्रंथि की क्रिया होगी वो मंद हो जाएगी। थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद यानी धीमी पड़ जाती है। और जैसे ही थायराइड ग्रंथि की क्रिया धीमी पड़ेगी तो थायराइड ग्रंथि के सारे कार्य प्रभावित होंगे, कार्य रुक जाएंगे या कार्य कमी से कम होंगे, अधिकता से अधिक अति सक्रिय हो जाएगी। इसकी वजह से रोग होता है। उस रोग का नाम है गलगंड या गैंगर। ये थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी की वजह से होता है, जिसमें गला सूज करके बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, उसको गलगंड और गैंगर रोग कहते हैं। तो ये जो तीनों ही तत्व है ये खनिज कुपोषण के अंदर आते हैं। मुख्य तत्व है लौह तत्व, कैल्शियम और आयोडीन। 1 नंबर के क्वेश्चन में सीधा भी आ सकता है कि गलगंड या गैंगर रोग किस वजह से होता है। दूसरा, शरीर के अंदर ऐसे पूछ सकते हैं कि लौह तत्व की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, कैल्शियम तत्व की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, या आयोडीन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, या इनका कार्य देखकर के ऐसे पूछ सकते हैं कि अस्थियों का कमजोर होना, भंगुर प्रकृति का होना किस तत्व की कमी की वजह से होता है, या गलगंड या गैंगर रोग थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद होना, अधिक होना इसकी वजह से होता है। तो उल्टा और सीधा दोनों तरह से इसको याद रखना है। ये कुपोषण हो गया है कंप्लीट। प्रोटीन सबसे पहले विटामिन कुपोषण हो रखा था, फिर प्रोटीन कुपोषण हो गया और तीसरा हो गया हमारे खनिज कुपोषण। तीनों ही कुपोषण कंप्लीट हो गए हैं। अब कुपोषण के बाद में हम आगे इसका अगला टॉपिक लेते हैं। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है मानव स्वास्थ्य। जैसे इसका नाम मानव स्वास्थ्य, भोजन और मानव स्वास्थ्य है तो भोजन ज्ञान कब होता है, मानव स्वास्थ्य की शुरुआत है। मानव स्वास्थ्य की शुरुआत करेंगे। जब मानव स्वास्थ्य की बात होती है तो स्वास्थ्य के अंदर मुख्य तत्व आता है सबसे पहले हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन। इसके बाद में होता है भोजन और तीसरा भोजन के साथ ही सम्मिलित है जल। तो जल से ही शुरुआत होगी। अब यहाँ पर जल में पीने योग्य जल के गुण और दूषित जल के दुष्प्रभाव, ये सबसे पहले लेंगे। इसके बाद में इसके आगे से शुरुआत करेंगे। मानव स्वास्थ्य, ये टॉपिक शुरू हो रहा है आगे। मानव स्वास्थ्य, और मानव स्वास्थ्य के अंदर पीने योग्य जल के गुण। पीने योग्य जल के गुण, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐसा कहा गया है
कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो जल के अंदर जो पानी हम पिएंगे उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो जल हम पीने में काम में ले रहे हैं वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अंदर कुछ भी कंकर या ऐसा कुछ अशुद्धि तैरती हुई या अंदर हमें सीधी आंखों से नहीं दिखनी चाहिए, तो वो उसको शुद्ध जल कहेंगे। दूसरी बात, उसके अंदर उसकी पीएच है वो संतुलित होनी चाहिए। यदि पीएच कम है, पीएच स्केल के अंदर 0 से लेकर के 14 तक के मान अंकित रहते हैं, उसमें 0 से लेकर के 7 तक यानी 7 से कम 0 तक यहां तक होता है अम्लीय मान, और फिक्स 7 के ऊपर जो मान होता है वो होता है उदासीन। 7 से लेकर के 14 तक ये होता है क्षारीय। तो हमारा जो पीने योग्य जल होता है वो ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, यानी जल की पीएच होती है वो बिल्कुल मेंटेन रहनी चाहिए। फिर उसके अंदर किसी भी तरह का कृमि या विषाणु, जीवाणु, कवक वो नहीं होने चाहिए। दूसरा और ध्यान में ये रखना है कि जो जल स्रोत होते हैं जहां से हम सामान्यतया जल काम में लेते हैं उनके आसपास गंदगी नहीं फैलानी है, और जल स्रोतों के अंदर पशुओं को नहलाना भी नहीं है, और उसके जहां से पानी उसके अंदर आता है उस एरिया को भी साफ रखना चाहिए। ये पीने योग्य जल के कई सारे गुण होते हैं। फिर मानव स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं सीधे दूषित जल। अब यदि दूषित जल है और दूषित जल का हमने सेवन भी कर लिया तो उसके क्या दुष्प्रयोग होंगे या दुष्प्रभाव होंगे, इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे दूषित जल से। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि यदि जल ही दूषित है तो हमारे शरीर के अंदर सीधा जल जाता है, अवशोषित होकर के पूरे शरीर में जाता है, तो वहां पर कई सारे दूषित जल की वजह से रोग हो जाएंगे। उन रोगों की बात करें तो हैजा हो सकता है, नंबर 2 पेचिश हो सकता है, नंबर 3 टाइफाइड हो सकता है, नंबर 4 फ्लू हो सकता है। इस तरह से कई सारे रोग हमारे दूषित जल के पीने से हो सकते हैं, जिसमें हैजा है, पेचिश है, टाइफाइड है, फ्लू है और हेपेटाइटिस भी होता है। हेपेटाइटिस को भी इसमें शामिल करते हैं, हेपेटाइटिस भी होता है। ये रोग हो सकते हैं, इसलिए दूषित जल का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखना हमें दूषित जल को उपयोग में लेना ही नहीं है। सन अभी तो नहीं है, सन 2000 से पहले, सन 2000 से पहले राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर एक बीमारी थी। उस बीमारी का नाम बाला रोग या नर रोग, ये नाम था उसका, बाला रोग या नर रोग। इस रोग के अंदर क्या होता था, इसका रोग जनक जो था वो एक कृमि था। इसका जो रोग जनक था, ये रोग जनक एक कृमि था। इस कृमि का नाम भी ध्यान रखना है हमें, इसका नाम है ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, मेडिनेंसिस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कैरोलस लीनियस की पद्धति में लिखते हैं जब भी हम वैज्ञानिक नाम, तो उसके नियमों के अनुसार लिखा जाता है। यानी हाथ से लिखते हैं तो तिरछा लिखा जाता है। अब यदि हम तिरछा नहीं लिख सकते हैं तो नाम लिखने के बाद में अंडरलाइन करना है, वंश और जाति दोनों के नीचे अंडरलाइन की जाती है। तो ड्रैकनकुलस के नीचे अलग से अंडरलाइन है और मेडिनेंसिस के नीचे अलग से अंडरलाइन है। ये एक कृमि था, इस कृमि का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इसकी वजह से बाला रोग या नर रोग फैलता था। अभी सन 2000 में
2000 से पहले की बात है ये। इसके बाद में जो जागरूकता उन्मूलन, ये जागरूक उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे, इसके बाद में ये रोग नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन सीधा यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि बाला रोग या नाड़ू रोग के रोग जनक का नाम बताइए, तो हमें बताना है ये कृमि जनित रोग है ड्रैकनकुलस मेडिएंसिस। ये सारे मेलुसिक दल के अंदर आ रहा है, इसके लिए साथ में इसको डाला गया है। अब यहाँ तक मानव स्वास्थ्य में पीने योग्य दल के गुण हो गए और दूषित दल के दुष्प्रभाव ये भी हो गया। अगला, इसका अगला टॉपिक है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है मोटापा। सामान्यतया कई लोगों के अंदर देखने को मिलता है मोटापा। ये कंप्लीट हो गया जल का पोर्शन यहां तक। अब है मोटापा, ओबेसिटी, इसको ओबेसिटी कहते हैं मोटापा। सामान्यतया मोटापे से हमारा तात्पर्य रहेगा कि हमारा जो शरीर है इसके अंदर जो शारीरिक वसा है उसका अत्यधिक जमाव हो जाता है। शरीर के ऊपर, शरीर पर शारीरिक वसा का अत्यधिक जमाव, शरीर में शारीरिक वसा का जब अत्यधिक जमा हो जाता है तो शरीर के अंदर जो चर्बी होती है वो चर्बी बढ़ जाती है, उसी को ही मोटापा कहते हैं। अब मोटापा हो रहा है, इस मोटापे का कैसे पता चलता है, यानी मापन कैसे किया जाता है कि मोटापा कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसका मापन करने के लिए एक स्केल है बी, इसका नाम याद रखना है आपको, BMI। BMI इसका पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। बी का है बॉडी, एम का है मास और आई का है इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक BMI की सहायता से मोटापे का मापन किया जाता है। अब कैसे करते हैं, इसमें शरीर की हाइट यानी ऊंचाई और शरीर का वेट यानी भार को लिया जाता है। यानी इसके अंदर एक तो ऊंचाई लेते हैं व्यक्ति के शरीर की और दूसरा इसका भार लेते हैं। ऊंचाई और भार के अंदर संबंध ये देखा जाता है कि यदि उसकी ऊंचाई भार के अंदर BMI 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, BMI में 25 ऊंचाई और भार का अनुपात 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के लगभग है, इसका मतलब ये मोटापे की प्रारंभ स्थिति हो सकती है। यानी अब यहां से मोटापा शुरू होगा, ये प्रारंभिक स्थिति है, मोटापे की पूर्व स्थिति कह सकते हैं हम इसको, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे ही BMI का मान बढ़ता है 25 से 30 होता है, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, 30 हो गया, इसका मतलब अब यहां से मोटापा प्रारंभ है, मोटापा शुरू, व्यक्ति यहां से मोटा होना प्रारंभ हो जाता है। 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर BMI हो गई, तो ये हो गया मोटापा और मोटापे का मापन। इसके बाद में आता है कि इस मोटापे की वजह से कौन कौन से रोग, मानव स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो रोग आएंगे यहाँ पर, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये मोटापे की वजह से होने वाली रोगों की हम बात करेंगे। मोटापा खुद अपने आप में स्वयं मोटापा खुद एक रोग है, यानी वजन में वृद्धि होगी, व्यक्ति का जो वेट है वो बढ़ेगा, वजन में वृद्धि। हालांकि मोटापा खुद एक तरह का रोग है, वजन में इससे वृद्धि होती है। दूसरा, वजन में वृद्धि के साथ साथ इसका दूसरा प्रमुख रोग है, जब व्यक्ति नींद
यानी नींद ले रहा होता है, तब निद्राकारी अवस्था में जो उसकी श्वास होगी, श्वास में तकलीफ आएगी। श्वास में तकलीफ यानी वजन में वृद्धि होने के साथ साथ में उसके नींद की अवस्था में जब व्यक्ति नींद ले रहा होता है तब उसकी श्वास में तकलीफ आती है। उसके हो सकता है खर्राटे भी उत्पन्न हो रहे हो श्वास लेते समय। और इसके बाद में तीसरा, हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। चौथा, मधुमेह रोग हो सकता है, मोटापे की वजह से मधुमेह रोग हो सकता है। पांचवा, उसकी अस्थियों के अंदर, जोड़ों के अंदर अस्थि संध्यार्थी, अस्थियों की जोड़ों में बहुत दर्द होता है, अस्थि संध्यार्थी नामक रोग भी हो सकता है। और कई प्रकार के कैंसर भी मोटापे से हो सकते हैं। तो देखिए, मोटापा खुद अपने आप में रोग है। इसके अलावा शरीर में वृद्धि, निद्राकारी अवस्था में श्वास में तकलीफ, हृदय से संबंधित रोग, मधुमेह रोग, अस्थि संध्यार्थी, कैंसर आदि ये मोटापे की वजह से होते हैं। यानी मोटापे की वजह से उत्पन्न होने वाले ये रोग हो गए। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है कि इन सब का रोकथाम क्या है, ये क्यों उत्पन्न होते हैं, इनका क्या कारण है रोगों का। वैसे सीधा कारण मोटापा हो गया, लेकिन मोटापे को ही रोका जाए, मोटापे में ही कमी की जाए, मोटापा ही नहीं हो, उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। ये क्यों हो रहे थे, इससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका प्रमुख कारण, सबसे सीधा कारण तो यही है कि जो ऊर्जा पोषण के अंदर हम ले रहे हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा पोषण के माध्यम से हमारे शरीर में आ रही है, उस ऊर्जा का हम वापस खर्च नहीं कर रहे हैं। यानी व्यय, जहां पर हमने ऊर्जा शरीर से अंदर ली पोषण के रूप में और अंदर ही अंदर ऊर्जा स्टोर होती जा रही है, उस ऊर्जा को वापस हम काम के अंदर नहीं लगा रहे हैं, वो शरीर में ही जमा हो रही है। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ना प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम अच्छा भोजन करते हैं पोषण से, और वो भोजन से हमें शरीर में ऊर्जा मिलती रहती है, काम कुछ करते नहीं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ना प्रारंभ होता है। दूसरा, व्यायाम नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी मोटापा होता है। ये भी मोटापे का एक प्रमुख कारण है। ऊर्जा आती रहती है, ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, शरीर के अंदर व्यायाम नहीं हो रहा है, तब भी मोटापा बढ़ता है। अब इसको रोकथाम के लिए तो यहीं से इसका रोकथाम हो सकता है कि ऊर्जा को खर्च किया जाए शरीर के अंदर और व्यायाम किया जाए, तो फिर मोटापा नहीं बढ़ेगा। इसकी वजह से अल्पकीयता, थायराइड ग्रंथि को बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता भी कम हो जाती है, थायराइड की सक्रियता भी कम हो सकती है, इसको अल्पकीयता कहते हैं। तो ये यहां तक हो गया मोटापा भी कंप्लीट। मोटापे के अंदर ये ध्यान में रखना है, बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, और बीएमआई के अंदर ऊंचाई भाग लेते हैं 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक होते ही प्रारंभ किया जाएगी मोटापे की, और 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से मोटापा प्रारंभ हो जाएगा। फिर मोटापे की वजह से होने वाले प्रमुख रोग, वजन में वृद्धि, निद्राकारी अवस्था में श्वास में तकलीफ, हृदय रोग, मधुमेह, अस्थि संध्यार्थी, कैंसर आदि हो सकते हैं। ये क्यों होता है, ये क्या उपाय है, ये भी ध्यान में रखना है। मानव स्वास्थ्य के अंदर यहाँ तक मोटापा भी कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे आएंगे नशीले पदार्थ आएंगे, जैसे तंबाकू है, गुटखा है, अफीम है आदि, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक जहाँ तक पढ़ा है लगभग आधा चैप्टर हुआ है, इसको वापस रिवाइज करना है, पूरा इसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आएगा वो 1 नंबर का रहेगा, तो वो कहीं से भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है वो लघुत्रात्मक होगा, 3 नंबर का होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये 3 नंबर का होगा, इसका मतलब ये बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन को तोड़ दे, 2 भागों में बांट दे या 3 भागों में बांट दे, आप
में रखना चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट पढ़ना है, इससे आगे हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।